ओके, तो अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने वेक्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया था। देखिए, वेक्टर में पढ़ाने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली बच्चों को एक्सरसाइज सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और बच्चे दुर्गा पूजा और इन्हीं सब चीज़ों में अभी फंसे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि पहले एक्सरसाइज को जल्दी ख़त्म कर लिया जाए। अगर आपको फिर भी अगर वेक्टर्स में कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम एक एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा वेक्टर का एक्सरसाइज 10.1 क्लास 12th। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये है एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 यानी चैप्टर नंबर 10th है। अब देखिए, इसके पहले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा। ये स्क्रीन क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ किसे कहते हैं। देखिए, डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमें पता है, हमें मालूम है। देखिए, आपको अगर कभी भी डायरेक्शन को याद रखना हो तो आप इंडिया के मैप पर ध्यान देंगे। इंडिया का मैप जो है उसमें जम्मू कश्मीर किधर है? नॉर्थ की डायरेक्शन में। और आपको कैसे पता चलेगा कि वो नॉर्थ ही है? देखिए, हम लोग नीचे वाले जो ये है स्टेट्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, वो उसको कहते हैं साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडियन स्टेट्स। तो साउथ हमारा नीचे में रहेगा और नॉर्थ में हमारा क्या रहेगा? जम्मू कश्मीर। आपको मालूम है सूरज पूरब से उगता है, यानी ईस्ट। पूरब हमारा किधर रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड। और पश्चिम हमारा क्या है? वेस्ट। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं जैसे अमेरिका, तो अमेरिका हमारे वेस्ट की साइड में दिखता है। आप वर्ल्ड मैप भी अगर कभी देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमने 4 डायरेक्शंस बता दिए कि नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट और वेस्ट। हमेशा ऐसे ही कीजिएगा। और अगर आप भूल जाते हैं तो एक काम करें कि आप हमेशा उस डायरेक्शन में मुड़ जाइए जिस डायरेक्शन में सूरज उगता है, यानी कि पूरब की दिशा में मुड़ जाए। तो पूरब की दिशा में मुड़ जाएंगे तो वो आपका ईस्ट हो जाएगा, तो आपकी पीठ की दिशा में वेस्ट हो जाएगा, और आपका लेफ्ट हैंड साइड आपको नॉर्थ बताएगा और आपका राइट हैंड साइड आपको साउथ बताएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखिए, 30 डिग्री नॉर्थ के ईस्ट में जाना है, यानी यहाँ से 30 डिग्री बनाए, यहाँ पे 30 डिग्री लिख दें, और ये जो डायरेक्शन है यहाँ इसका मैग्नीट्यूड आप दे दें 40 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या देता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखता है। यानी आप अगर ए बी वैक्टर बताएंगे तो आप बताएंगे 40 किलोमीटर, उसका ये मैग्नीट्यूड देगा, और साथ ही साथ डायरेक्शन बताएंगे कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया, ये आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, थोड़ा सा इसका स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर और वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे लिख लें स्केलर और यहाँ पे लिख लें वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर और वेक्टर्स। तो स्केलर में कौन कौन सा आएगा? देखिए, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होता है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे कहते हैं वेक्टर्स। तो मैं लिख देता हूँ ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यानी हमें दोनों की ज़रूरत है। तो स्केलर्स में आप केवल मैग्नीट्यूड चेक कीजिए और वेक्टर्स में आप क्या कीजिए? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देखिए। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 10 kg। तो 10 kg क्या बता रहा है? 10 kg तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, तो हम क्या लिख देंगे? 10 kg हमारा स्केलर है, उसमें कोई डायरेक्शन है नहीं है, तो 10 kg अपना स्केलर हो गया।
फिर कह रहा है 2 मीटर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए 2 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, यानी 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 40 डिग्री। 40 डिग्री का मतलब क्या होता है, 40 डिग्री का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन बस ये बता रहा है कि 40 डिग्री है एक्स एक्सिस से, लेकिन ये तो थोड़ी नहीं बता रहा है कि कितना उसका मैग्नीट्यूड है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, केवल स्केलर हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, थर्ड होने के बाद अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 40 वाट, 40 वाट क्या है, फोकस करो, 40 वाट, 40 वाट क्या है, मैग्नीट्यूड। अच्छा, 10⁻⁻19 कूलम क्या है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी क्या है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, यानी ये तीनों क्या होंगे, स्केलर होंगे, यानी 4, 5 और 6 स्केलर है, यानी मैं लिख देता हूँ आपको साइड में 40 वाट ये भी स्केलर है। ठीक है, पावर स्केलर होता है ना। फिर आपका 10⁻⁻19 कूलम ये भी क्या है, स्केलर है। और साथ ही साथ आपका छठा नंबर क्या है, ये तीसरा था, सॉरी ये चौथा था, ये पांचवा था और ये छठा था, तो छठा आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये हमने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यानी कि 6 हमारा क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, वाट ठीक है, चार्ज का डायरेक्शन होता है, नहीं ये तो चार्ज है, तो चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, वाट क्या होता है, वाट होता है हमारा पावर, तो पावर का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एंगल का भी कोई खास डायरेक्शन नहीं होता है। तो ठीक है, आपका ये दोनों हो जाएगा वेक्टर्स और ये होगा आपका स्केलर, ये इसमें नहीं आएगा, ये उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी आप बताएं कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। ये पहला है टाइम पीरियड, डिस्टेंस, फोर्स। चलिए तो हम लिख देते हैं, इसमें कह रहा है टाइम पीरियड, बहुत प्रॉब्लम है इसका जूम इन जूम आउट वाला। टाइम पीरियड, ठीक है, पहला है। दूसरा है अपना डिस्टेंस, तीसरा है क्या करें, जूम इस तरह, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पेन लाया ये काम ख़राब होने लगता है, यानी मुझे पेन को यहाँ पे ही रखना है, क्योंकि हाँ अब ठीक है, तो यानी मैं नीचे रख के चलूँगा तो शायद अच्छा हो जाएगा। चलिए, डिस्टेंस है सेकंड नंबर, थर्ड नंबर है हमारा फोर्स, तो थर्ड नंबर फोर्स है। अच्छा, फोर्थ नंबर क्या है, तो चलिए यहीं नीचे ही लिखते हैं, फोर्थ हमारा है वेलोसिटी। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ हमारा है वर्क डन। तो ये तो लग रहा है कि फिजिक्स पढ़ाई हो रही है कि सर ये सारे फिजिक्स के टर्मिनोलॉजीज दे दी गई है। तो देखिए टाइम पीरियड में केवल क्या देता है, केवल उसमें मैग्नीट्यूड होता है, टाइम का कोई डायरेक्शन होता है, नहीं होता है, यानी ये क्या होगा, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्टेंस भी क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड देता है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मैं बोलूँगा कि 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, या मुझे यहाँ से अगर स्कूल जाना है तो 10 किलोमीटर, तो वो सारे क्या है, केवल मैग्नीट्यूड दे रहा है। 10 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे मैं कहूँगा 5 न्यूटन, लेकिन 5 न्यूटन किस दिशा में, उसका भी डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है।
अगर मुझे जाना है स्कूल तो मैं बोलूँगा 5 किलोमीटर टुवर्ड्स आप साउथ चले जाएं, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, वो कुछ ज़्यादा लाइट नहीं हो गया, ठीक है। तो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, काम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब ये सारी चीज़ें हैं फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज, ये आपको याद कर लेनी होंगी क्योंकि बाद में आपको ये काम आएगा। चलिए, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन द फिगर 10.6, चलिए 10.6 दिख गया। इस फिगर में ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ठीक, 4 वेक्टर दिया हुआ। तो कहा जा रहा है कि को इनिशियल वेक्टर्स बनाएं, इक्वल वेक्टर्स बनाएं और को लीनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात होने लगी। टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको शायद मैंने बताया है कि नहीं बताया है, चलिए मैं बता देता हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको टॉपिक्स भी कंप्लीट कराता रहूँगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो देखिए वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं। वेक्टर होता है पहला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, उस वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड होता है केवल 1, तो उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। फिर आता है हमारा नल वेक्टर, या हम इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर। इस जीरो वेक्टर का क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड होता है 0, इसका मैग्नीट्यूड होता है 0 और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा 1 होगा, ठीक है। नल वेक्टर के बाद आता है हमारा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका देखिए वेक्टर का ये पॉइंट जो होता है ना, ये इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, या इसको हम लोग कहते हैं टेल कहते हैं, पुछंडी, और इसको कहते हैं आपका फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, या हम इसको कहते हैं हेड कहते हैं, यानी सिर। तो आपका जहाँ को इनिशियल का मतलब क्या है, को इनिशियल का मतलब है कि दो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ये देखिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसको कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। यहाँ पे लिख दीजिए सेम इनिशियल पॉइंट अगर होगा तो उसे कह देंगे को इनिशियल वेक्टर्स। अच्छा, और कौन कौन सा टाइप होता है वेक्टर का, तो होता है अपना को लीनियर वेक्टर। को इनिशियल के एग्जांपल दे दिया मैंने, अब आपको को लीनियर वेक्टर बता दिया जाए। को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर्स किसे कहते हैं, जो एक सेम पैरेलल लाइन में हो उसको कहते हैं को लीनियर वेक्टर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों सेम नहीं, इसको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। या आप कह दें एक वेक्टर सी, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये एक सीध में है ना, एक लाइन में है ना, तो इस सारे वेक्टर्स को कह देंगे कोलिनियर वेक्टर। यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर कहा जाएगा। अब इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं भाई, इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर का मतलब होता है, इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसको कहेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड उतना ही है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, तो यानी कि ये लाइन खींच देते हैं ताकि इन लोगों की लंबाई सेम रहे। तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कह देंगे। अच्छा, इक्वल वेक्टर्स के बाद आप एक नेगेटिव वेक्टर्स भी कहलाता है, उसको भी जान लीजिए। नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स किसे कहते हैं, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है
ये ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, उतना ही बड़ा हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो यहाँ लिख दीजिए मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है उसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। तो आपको कितने तरह के वेक्टर्स मैंने बता दिए, तो अभी तक मैंने आपको 5 तरह के वेक्टर्स बताए, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, कोइनिशियल, कोलिनियर, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स। अब इन्हीं के बेसिस पे अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए पेन का इसमें दाग हो जाता है जी, इसलिए इसमें फिर लिखने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, थोड़ा पैसा बचाने के लिए इसी में लिखा जाए। देखिए कॉपी और किताबें बनती हैं लकड़ियों से, लकड़ियों का उत्पादन बढ़ जाता है अगर हम इनका वेस्टेज करेंगे। वेस्टेज क्या, हमें इतना ज़्यादा चलिए, तो हम लोग उतनी फिलोसफिकल बातें में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर अभी हम लोग मैथ्स को सॉल्व करेंगे। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग चलेंगे इसके इकोनॉमिक्स पे, हर डायमेंशन में बात किया जा सकता है आपको बताने के लिए, लेकिन चलिए अभी हम लोग साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो केवल साइंस पे ही ध्यान देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप इस फिगर को देखें और इस फिगर के हिसाब से को इनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, को लीनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर को आइडेंटिफाई करें। तो चलिए पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, आपको सहूलियत होगी। फिर मैंने गड़बड़ी कर दी, हाँ मुझे यहाँ से लिखना चाहिए ताकि जूम इन जूम आउट ना करे अपना मोबाइल। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर मैं बना देता हूँ। ए वेक्टर अपना ऐसा है, आप सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी की किताब खोल लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब रहेगी तो। ये ए वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, देखिए इसका टेल दोनों सेम है और हेड अलग अलग डायरेक्शन में। और बी वेक्टर कैसा है, बी वेक्टर हमारा ऐसा है, और सी वेक्टर ये रहा सी वेक्टर, ठीक। तो यही है फिगर 10.8, 10.6 है शायद, हाँ चलिए 10.6। अब कह रहा है कि आप को इनिशियल वेक्टर निकालिए। को इनिशियल वेक्टर, चलिए को इनिशियल वेक्टर कौन सा है, देखिए तो जरा, देखिए ये सेम पॉइंट है इनिशियल, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर को इनिशियल। और कोई इनिशियल है नहीं, ये को टर्मिनल है, ये को इनिशियल है ही नहीं, ये भी को इनिशियल नहीं। तो को इनिशियल वेक्टर क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए सेकंड बात क्या कह रहा है कि इक्वल वेक्टर्स निकालिए। तो मैंने आपको जस्ट बताया इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं। इक्वल वेक्टर्स उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम हो। तो देखिए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना बी के बराबर है, यानी डी वेक्टर और बी वेक्टर और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, इसीलिए इनको कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। डी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आपका है कि को लीनियर बट नॉट इक्वल, को लीनियर बट नॉट इक्वल को। तो यहाँ पे देखिए को लीनियर बट नॉट इक्वल, तो इक्वल नहीं होना चाहिए देखिए, लेकिन को लीनियर होना चाहिए। तो देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये को लीनियर हैं लेकिन इक्वल नहीं है, यानी आपका ए वेक्टर एंड सी वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा को लीनियर बट नॉट इक्वल। अब आप बी डी नहीं लिख सकते क्योंकि ये को लीनियर भी है, मतलब एक सीध लाइन में भी हैं और इक्वल भी हैं, तो यानी आप बी डी को नहीं लिख सकते। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट then you are most welcome to ask it in the comment section. Now we will proceed to the question number 5th. Answer the following as true and false. लीजिए जी, ट्रू फॉल्स भी दे दिया बच्चों की तरह, हाँ फिर हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। चलिए तो आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू एंड फॉल्स, तो हम लोग करेंगे, चलिए करते हैं।
कह रहा है कि ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर हैं क्या? तो देखिए ए वेक्टर अगर आप बनाएंगे तो आप ए वेक्टर कैसे बनाएंगे? ए वेक्टर आप ऐसे बनाएंगे, मान लीजिए ए वेक्टर ऐसे बना दिए यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, माइनस ए वेक्टर क्या होगा? माइनस ए वेक्टर ऐसा ही होगा, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अलग, ठीक है। ए वेक्टर का माइनस ये होगा। अब कह रहा है कि क्या ये कोलिनियर हैं? तो भाई कोलिनियर तो हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, अलग अलग, उससे मैटर नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में है कि नहीं। तो क्या हम इसी को यहाँ पे बना दें तो एक लाइन में रहेगा ना, तो यानी ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। तो पहला का आंसर क्या होगा? ट्रू। दूसरा आंसर क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज नहीं, इसका हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, तो ये दोनों कोलिनियर हैं, एक लाइन में है क्योंकि एक डायरेक्शन में है ना, तो ये कोलिनियर वेक्टर है। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक सी वेक्टर, ये सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, लेकिन एक लाइन में तो है। तो क्या ये जरूरी है, मस्ट है कि दो कोलिनियर वेक्टर का हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड हो? तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, यानी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। सेम मैग्नीट्यूड हो तो कोलिनियर होना कोई ज़रूरत नहीं होता है, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। कैसे नहीं होगा? जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 मीटर और ये इस डायरेक्शन में, और बी वेक्टर ऐसा है, ये भी 1 मीटर है। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं है। तो कोलिनियर वेक्टर्स जो होंगे उसका मैग्नीट्यूड सेम होने पे कोई ज़रूरत नहीं है, या ऐसे कह लीजिए कि कोई दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा उसका कोई मैंडेटरी बात नहीं है कि वो कोलिनियर होगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में चलते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। हाँ ये सही बात है, क्योंकि अगर दो कोलिनियर वेक्टर एक लाइन में वेक्टर है, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है और ये भी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के कारण वो इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, यानी इसीलिए ट्रू होगा, यानी हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीटेड, एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीटेड। So if you feel that it is helpful in your examinations, then you must like, subscribe and may share to your friend also. Thank you and have a nice day.